Hello students, my name is Suraj Bajpayee and this is the online classes of Supreme 60. Students, this is our last lecture of our unit magnetism. ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं और ये जो है अलग से एक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का. ठीक है, और इसके बाद से ये पूरी यूनिट कवर अप हो जाएगी. इसमें हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में देखा. ठीक है, उसके बाद हमने अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में देखा. ठीक, परमानेंट मैग्नेट के बारे में देखा. आफ्टर दैट वी हैव टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन एसी एंड देन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि आज क्या क्या हम इसमें इस चैप्टर में देखने वाले हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली होती क्या है. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, जो कि मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ को इंडिकेट करेगा. ठीक है, आपने एम्पियर सर्किटल लॉ ऑलरेडी पढ़ रखा है. ठीक है, दैट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. क्लियर, मींस द लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू इट. क्लियर, तो ये चीज आप जानते हो. लेकिन ये जो लॉ है स्टूडेंट्स, ये एक इनकम्प्लीट लॉ है. इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके कंप्लीशन के पहले हम मैक्सवेल की डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे, जो कि ये बताएगा, जो ये प्रूफ करेगा कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ हमने देखा है वो भी इनकम्प्लीट है. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट मैक्सवेल्स इक्वेशन. सो स्टूडेंट्स, मैक्सवेल्स इक्वेशन कोई नई तरह से इक्वेशन नहीं है. ऑलरेडी जो हम इक्वेशंस देख चुके हैं, जिसमें हमारा किसी में सरफेस इंटीग्रल, किसी में लीनियर इंटीग्रल, ये सारी चीजें यूज हो रही हैं. उन चार इक्वेशन हैं जिनको मैक्सवेल ने कंबाइन करके लिख दिया और इन्होंने बोल दिया दीज आर मैक्सवेल्स इक्वेशन. ठीक है, जो ये इक्वेशंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशंस बताती हैं. ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एनालॉगस हैं काफी ज्यादा. ठीक है, चलिए आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ क्या होती है, कोई भी वेव है. ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. तो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी अगर आप कुछ वेव्स को अरेंज कर दें इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और वी कैन से इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अगर आप वेवलेंथ के अकॉर्डिंग या फिर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर आप वेव्स को अरेंज कर रहे हैं, देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ वेव्स. क्लियर, तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम देखने वाले हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक means related to magnetic field and waves, means electric and magnetic field in combination known as electromagnetic waves. ठीक है, तो इसकी बात आज हम करेंगे. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, कि भाई लाइट जैसा कि आप जानते हो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें जो कि एनर्जी अपने साथ कंटेन कर रही है. ठीक है, तो भाई अब कितनी एनर्जी डेंसिटी होगी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की. एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, मतलब लाइट है तो उसमें पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इसकी आज हम बात करेंगे. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्लियर, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ दैट एनर्जी. इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, energy crossing an area, okay, per unit area per unit time or we can say energy falling in an area on an area per unit time per unit area. clear, मतलब मान लीजिए इस बोर्ड पे अगर लाइट गिर रही है तो लाइट की कुछ इंटेंसिटी होगी. इसका क्या मतलब है कि लाइट जो यहाँ पे जो लाइट है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो अगर हम इतना एरिया ले रहे हैं, बोर्ड का एरिया ले रहे हैं, हम इस बोर्ड के टोटल एरिया में अगर पर सेकेंड एनर्जी मान लीजिए 50 जूल गिर रही है, देन द इंटेंसिटी विल बी 50 जूल डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दिस बोर्ड. दैट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. क्लियर, तो इंटेंसिटी का क्या मतलब है, एनर्जी फॉलिंग ऑन एनी सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. क्लियर, सो दिस इज व्हाट वी कैन से द इंटेंसिटी. क्लियर, सो दीज थिंग्स वी हैव टू कवर टुडे. दीज 6 points we have to cover in this lecture. And after that we will talk about some numericals also based on the electromagnetic wave concept. Okay,
तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, थिंग्स यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग, इज द कंसेप्ट ऑफ वेव। ठीक है, आपने 11th क्लास में वेव ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, मैं पूरी वेव की बात तो यहाँ नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में जितनी यहाँ पे जरूरत है उतना वेव का कंसेप्ट मैं आपको कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो तो उसे रिवाइज करके आओ, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी कोई समस्या की बात नहीं है, यहाँ पे हम इसे कवर करेंगे। ओके, सो वेव, जैसे कि आप जानते हो वेव इज अ फॉर्म ऑफ अ डिस्टर्बेंस। वेव इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी which is transmitted from one point to another point because of the elasticity of the medium, we can say, or with sometimes wave is transmitted without any medium। ठीक है, तो वेव जो है स्टूडेंट्स ये आपकी दो तरह की होती हैं, आपने पढ़ा होगा। वेव जो है दो तरह की होती हैं, पहली जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, दूसरी जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। लेकिन उसके पहले समझते हैं वेव क्या होती है एक्चुअली। सो वेव इज अ डिस्टर्बेंस। व्हाट इज वेव? Wave is a disturbance which transmits. Disturbance of what? Disturbance of energy. Wave is what? Wave is the disturbance of energy which transmits from one point to another. For example, let us throw a stone in a pond. ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे वेव जनरेट होंगी, ठीक है, सर्कुलर वेव जनरेट होंगी, और वो वेव पास आउट करेंगी, ठीक है, वो वेव स्प्रेड करेंगी थ्रू आउट द मीडियम वाटर, थ्रू आउट द वाटर। क्लियर? अगर आप एक स्ट्रिंग टाइट करते हो एक सरफेस से और दूसरे सरफेस से आप एक पल्स जनरेट करते हो, एक पल्स जनरेट करते हो, तो ये पल्स आगे जाएगा। ये क्या करा आपने, ये आपने एक एनर्जी दी, आपने वाटर में स्टोन फेंका, तो आपने उस वाटर को उस पॉइंट पे आपने एक एनर्जी ट्रांसफर करी, जो एनर्जी स्प्रेड होगी थ्रू आउट द मीडियम। ठीक है, उस केस में जब पॉन्ड और स्टोन का केस था, वहां पे जो मीडियम है वो वाटर है, लेकिन जब स्ट्रिंग की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग एक सरफेस से टाइड है, क्लियर, और दूसरी तरफ से आपने इसको एक जर्क दिया, ठीक है, एक जर्क दिया या फिर हम कह सकते हैं एक एनर्जी दी, ठीक। अब वो एनर्जी जो है ये थ्रू आउट द स्ट्रिंग, थ्रू आउट द मीडियम ट्रांसफर करेगी, ठीक है, और हम बोल सकते हैं जो डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी है ये थ्रू आउट द मीडियम ट्रांसफर करेगा। समझ पा रहे हो? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेव। वेव क्या है? वेव इज अ फॉर्म ऑफ अ डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी विच ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्लियर? ये तो बात हो गई वेव की। अब वेव दो तरह की होती हैं, तो पहली आती है आपकी मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव इज अ वेव विच नीड्स एनी मीडियम टू ट्रांसमिट। क्लियर? मतलब वो वेव जिसको मीडियम की जरूरत हो ट्रांसफर करने के लिए, खुद ट्रांसमिट होने के लिए, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरह की वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो वेव जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए, दैट टाइप ऑफ वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव के अगर हम एग्जांपल बताएं तो वेव इन अ स्ट्रिंग, वेव इन वाटर, वेव इन अ पॉन्ड इज नोन एज मैकेनिकल वेव। बट साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव, ठीक है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज ऑल्सो अ मैकेनिकल वेव, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन light is only option, ठीक। light waves are the example of electromagnetic wave, because as we all know that light is coming from sun to earth and there is no medium between earth and sun, there is vacuum, okay. So light can travel in vacuum, it does not require any medium to travel, okay. So because of that this is a form of electromagnetic wave। तो electromagnetic wave वो waves होंगी जिनको medium की जरूरत नहीं है ट्रांसफर होने के लिए, ठीक है। और मैकेनिकल वेव वो वेव्स होती हैं जिनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अकॉर्डिंग टू फ्लो, ठीक। ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत है कि नहीं, इसके बेसिस पे हमने वेव को दो तरह से डिवाइड कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो डिवाइड द वेव इन टू पार्ट्स, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक। तो ये आप जानते हो, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसकी जरूरत हमें ज्यादा नहीं है, हम सिर्फ ट्रांसवर्स वेव की बात करें। सपोज देयर इज अ स्ट्रिंग, क्लियर, सपोज देयर इज अ स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग में आपने एक वेव ट्रेवल करा दी है, आपने एक यहाँ पे आपने एक डिस्टर्बेंस जनरेट किया, ठीक है। ये जो पॉइंट है स्ट्रिंग का, सपोज ये फिक्स था, ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, इस तरह से जर्क दिया आपने, ठीक है, वाइब्रेशन दी इस पॉइंट को, जिसकी वजह से इस स्ट्रिंग में एक वेव जनरेट हो गई जो कि आगे ट्रांसफर कर रही है, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रांसमिट हो रही है इस तरह से। क्लियर? तो आप जानते हो स्टूडेंट्स कि भाई यहाँ पे हम इस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के,
इनका वाइब्रेशंस देखेंगे। इनके वाइब्रेशंस अगर हम देखते हैं तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाई एक्सिस में वाइब्रेट करेंगे। समझ पा रहे हो भाई? ये स्ट्रिंग के जो पॉइंट्स हैं ये या फिर ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे, ठीक है? ऐसा तो नहीं होगा कि ये स्ट्रिंग के पॉइंट्स आगे जाने लगे, ठीक है? तो जब मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हो वेव के प्रोपगेशन के, देन दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। क्लियर? सबसे पहले हमने वेव को दो तरह से डिवाइड किया। वेव क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फर्स्ट इज मैकेनिकल and second is electromagnetic wave. Clear? Now mechanical wave is also classified again in two parts. First is transverse. So first is transverse and second is longitudinal. Okay? Now student, transverse wave की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का वाइब्रेशन, पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है, मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन, वो परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ वेव हो, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ वेव हो, देन दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि वेव आगे जा रही है लेकिन पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो वाई एक्सिस में होगा, इस तरह से, ठीक है? तो स्ट्रिंग जो है, जो वेव स्ट्रिंग में जनरेट होती है, जो वेव वाटर में जनरेट हुई थी, पॉन्ड में जनरेट हुई थी स्टोन को फेंकने की वजह से, ठीक है? ये सारे एग्जांपल्स ट्रांसवर्स वेव के हैं, ठीक है? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव, देन दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज longitudinal wave. For example, sound wave. Sound wave is the form of longitudinal wave, clear? And wave in a string is the form of transverse wave. Transverse wave आपको इस तरह से दिख रही है, ठीक है? अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाता हूं। एक्स इज व्हाट? एक्स इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एक्स इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है? तो पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट, ये वाला जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, हेंस दिस इज 0 हियर। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, इस तरह से ये ग्राफ आ जाएगा। समझ पा रहे हो? ये किसका ग्राफ है? ये समझने वाली चीज है। ये y वर्सेस x का ग्राफ है एट अ पर्टिकुलर टाइम t, एट पर्टिकुलर टाइम t, ठीक है? अगर टाइम हम देख रहे हैं, टाइम को भी हमने वेरिएबल करा, तो ये वेव आगे जाएगी, तो आप समझ पा रहे हो कि ये वेव अगर आगे जाएगी तो कुछ समय बाद ये ग्राफ कैसा हो जाएगा। ये वेव अगर आगे जाएगी तो कुछ समय के बाद ये ग्राफ जो है ये आपको इस तरह से दिखने लगेगा। क्लियर भाई? ये वेव आगे जा रही है, समझ पा रहे हो? ये ग्राफ आपको इस तरह से दिखने लगेगा कुछ समय बाद, डेल्टा टी टाइम के बाद, ठीक है? क्योंकि ये वेव आगे जा रही है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि ये पार्टिकल बताओ, ये पार्टिकल इस समय ऊपर जाने की कंडीशन में है कि नीचे आने की कंडीशन में? मतलब ये पार्टिकल टी टाइम पे अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं टी टाइम पे, तो टी टाइम पे ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा कि नीचे जा रहा होगा? तो सीधी सी बात समझ में आ रही है कि वेव आगे जा रही है, कुछ समय बाद वेव की पिक्चर ऐसी हो जाएगी, इसका मतलब ये पार्टिकल जो है ये नीचे आने की टेंडेंसी रख रहा होगा। इसी तरह से ये वाला पार्टिकल ऊपर जाने की टेंडेंसी रख रहा होगा, ये वाला पार्टिकल नीचे आने की टेंडेंसी रख रहा होगा, ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम पे है, नीचे आने की टेंडेंसी रख रहा होगा। समझ पा रहे हो? ठीक है? तो हर पार्टिकल, अगर वेव आगे जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो हर पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करेगा, ठीक है? मतलब वो पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल की तरफ जाएगा, पीछे वाले पार्टिकल जहां पे होगा वाई एक्सिस में वो उसी तरफ मूव करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस पॉइंट 1 की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है? तो ये वाला पार्टिकल नीचे जाएगा, कैसे पता चला? क्योंकि इसके पीछे वाला पार्टिकल अभी नीचे है और ये वेव आगे जा रही है, ठीक है? ये वाला पार्टिकल नीचे जाएगा क्योंकि इसके पीछे वाला पार्टिकल इससे नीचे है, ठीक है? ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा क्योंकि वेव आगे जा रही है, तो इसके जस्ट पीछे वाला पार्टिकल इसके ऊपर है, ठीक है? इस वजह से वेव, आप समझ सकते हो वेव आगे जा रही है तो पोजीशन क्या होने वाली है, कौन सा पॉइंट कहां जाएगा, आप ये भी बता सकते हो, ठीक है? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ दिस वेव। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ दिस वेव। सो द इक्वेशन ऑफ दिस वेव इज y is equals to a sin ओमेगा t माइनस kx। कुछ याद आया?
this is the equation of this wave which tells us the displacement of any particle y. This y is the displacement of any particle which is at a distance x, displacement of any particle which is at a distance x at a particular time t. समझ पा रहे हो? ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? एक जनरल टाइम t पे ये इक्वेशन आपको x पे जो पार्टिकल है, x डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है, उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बता रही है. व्हाट इज दिस से? इज द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड मींस द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. ठीक है. ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी वी कैन से, एंड k इज द कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन मीडियम. ओके. नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो वहां पे पार्टिकल्स का तो मोशन होगा नहीं. जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो वहां पे पार्टिकल्स का मोशन नहीं होगा. क्या होगा वहां पे स्टूडेंट्स? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेशंस होंगे. ठीक है. तो वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में यही वेव लिखेंगे. अभी मैं आपको बताऊंगा जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे आएंगे, लेकिन पहले ये चीज समझनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो y इज गोस टू a sin ओमेगा t माइनस kx. ये आपकी वेव की इक्वेशन हो गई. y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द x of the particle which is at a distance x from the origin, from this origin, clear, and at a particular time t. ठीक है. तो अब इस वेव से हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं. So students, as we all know, this a is the amplitude, a sin, अगर हम ओमेगा कांस्टेंट ले लें, अगर हम t का कोफिशिएंट जो है ये बाहर ले लें इस ब्रैकेट के, sin ओमेगा बाहर ले लिया, दिस इज t माइनस के x बाय ओमेगा. तो स्टूडेंट इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये क्वेश्चन में दो चीज, पहली चीज तो ये बता रही है कि ये वेव पॉजिटिव एक्स एक्सेस में जा रही है. ये वेव की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस में है. ठीक है. अगर ये वेव इस तरह से लिखी होती, अगर ये वेव की इक्वेशन इस तरह से लिखी होती, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, तो ये वेव, ये वाली जो वेव है ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है. दिस वेव मूव्स इन नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन. ठीक है. ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगी ये वेव. ठीक है. मतलब अगर मैं इस वेव की इक्वेशन बताऊं तो इस वेव की इक्वेशन ये होगी, ये नहीं होगी. ठीक. क्योंकि ये वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रही है. ठीक है. तो ये प्लस माइनस का साइन आपको ये बताता है वेव में, आप जानते हो अच्छे से. ठीक है. और क्यों बताता है ये वेव में मैं डिस्कस करूंगा जब कभी बात होगी. ठीक है. लेकिन अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी चीजें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ उसी को डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है. तो पहली चीज ये आपको, अगर यहाँ माइनस है इसका मतलब जो वेव है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, अगर यहाँ पे प्लस है इसका मतलब वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है. ठीक है. आप जाके रिवाइज कर सकते हो कि ऐसा क्यों होता है. एससी वर्मा में ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है. नाउ a sin ओमेगा t माइनस के एक्स बाय ओमेगा. ठीक है. तो ये इक्वेशन है. x के नीचे जो भी लिखा है, x के डिनोमिनेटर में जो भी कंपोनेंट है, और वी कैन से द रेसिप्रोकल ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी द वेलोसिटी. ठीक. तो वेलोसिटी यहाँ पे आ जाती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय के, वेलोसिटी ऑफ वेव. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव. आप जानते हो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय t होता है. t इज द टाइम पीरियड. क्लियर. t इज व्हाट? t इज द टाइम पीरियड. ठीक है. और फॉर्मूले अगर मैं बताना चाहूं आपको तो आप जानते हो कि टाइम पीरियड इज रिवर्स ऑफ न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी. क्लियर. और फॉर्मूले देख लीजिए, k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा. ठीक है. 2 पाई बाय लैम्डा. लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव. क्लियर. एंड लास्ट इज v is equals to nu lambda, means speed of wave is equals to frequency into wavelength. ठीक है. speed of wave is equals to frequency into wavelength. तो ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे. ठीक है. यहाँ से आप v ओमेगा और k का रिलेशन देख रहे हो, यहाँ से ओमेगा और टाइम पीरियड का रिलेशन देख रहे हो, यहाँ से टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देख रहे हो, और यहाँ से ये k वर्सेस लैम्डा का रिलेशन देख रहे हो, और न्यू v वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन देख लो. ठीक है. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो. एक बार मैंने ये सारी चीजें रिवाइज करवा दी हैं. ठीक है. तो अब हम आते हैं अपने बेसिक टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है. तो अभी आपको पता है
कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उससे हम मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि एक कॉइल है हमारे पास, ठीक है, एक कॉइल है और उसमें हम मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है, तो उसकी वजह से एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो सकती है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है उससे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो सकती है, ठीक है, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड तो इंड्यूस होती है, ठीक है। आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से किसी क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो सकती है, पहली चीज, और करंट की वजह से मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो होती है, ठीक है। तो आप दोनों के बारे में जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो सकती है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों के बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है। तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ही स्टेट्स सम पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दीज आर an accelerated charge produces a sinusoidal time varying magnetic field. A sinusoidal time varying magnetic field. साइनोसॉइडल का मतलब यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टाइम के साथ साइनोसॉइडल मतलब साइन के कर्व की तरीके वेरी करेगी, ठीक है। साइनोसॉइडल टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके टाइम के साथ वेरी कर रही है साइनोसॉइडली, ठीक है। इसका मतलब है साइन के कर्व की तरीके, ठीक है। नाउ विच इन टर्न्स प्रोड्यूसेस अ साइनोसॉइडल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगा तो वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, सीधी सी बात है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस एन साइनोसॉइडल टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। भाई जब चार्ज एक्सेलरेट होगा तो चार्ज के मोशन की वजह से जब चार्ज मूव करने लगेगा तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी, ठीक है। उस चार्ज की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। और उस क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगी, उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी, आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं, हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, आपके नोट्स में लिखा भी होगा, ठीक है। तो उसमें जाइए, उसको समझिए। जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करी थी उसी EMI के ही टॉपिक में जो लास्ट टॉपिक था आपका वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट था, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज जरा देखिए, उसको समझिए क्यों होती है, वो क्यों इंड्यूस्ड होती है, आप सब समझ जाओगे। इस लाइन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट एन एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, व्हिच इन टर्न प्रोड्यूसेस अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि वेरी कर रही है, उस वेरिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, ठीक है, जो खुद साइनोसॉइडली वेरी करेगी विद टाइम, ठीक। साइनोसॉइडल वेरिएशन का मतलब ये है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्व होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो टाइम के साथ कर्व होगा, दैट इज साइनोसॉइडल, क्लियर, मींस टाइम वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्व होगा दैट विल बी लाइक दिस। टाइम वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो कर्व होगा दैट विल आल्सो बी लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और इस एक्स एक्सिस पे आपको टाइम दिखाया गया है, ओके। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द सेकंड पॉइंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द टू फील्ड्स so produced are mutually perpendicular time varying electric field and magnetic field। तो इस तरह से जो दो फील्ड प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाया मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वर्सेस टाइम का ग्राफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक। लेकिन ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, ये हर समय परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वेरी कर रही है, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, मान लेते हैं टाइम के साथ एक्स एक्सिस में ये वेव मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव है वो इस तरह से एक्स एक्सिस में मूव कर रही है विद टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, एट अ पर्टिकुलर टाइम टी पे अगर हमने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, तो ये स्क्रीनशॉट हमें इस तरह से दिखेगा, ठीक है। मतलब ये जो वेव है ये इस समय रेस्ट पे दिखेगी हमें, ठीक है, लेकिन इसकी टेंडेंसी मूव करने की आगे की तरफ होगी,
क्लियर? ये मैग्नेटिक फील्ड की वेव है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वेव है। अब इसी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव दिखाना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अपवर्ड नहीं होगा, मींस वाई एक्सिस में नहीं होगा, उसका वाइब्रेशन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मींस इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन, इनटू द प्लेन and out of the plane, into the plane and out of the plane, into the plane, out of the plane. Clear? This will be the vibration of electric field. तो अगर यहाँ ग्राफ बनाना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड का, so that will be like this. This will be the graph of electric field here. Okay? This will be the graph of electric field. इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन होंगे, ठीक है? आप देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस आपके वाई एक्सिस में है और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस है वो आपके जेड एक्सिस में है और ये आपकी प्रोपगेटिंग एक्स एक्सिस है, ठीक है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी आपकी एक्स एक्सिस में ही ट्रेवल करेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी एक्स एक्सिस में ही ट्रेवल करेगी, लेकिन जो वाइब्रेशंस होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। यही स्टेटमेंट है कि द टू फील्ड्स सो प्रोड्यूस्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो अगर मैं वाइब्रेशंस इस तरह से दिखा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड के, अगर मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस आपको मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, दीज आर द वाइब्रेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके? दीज आर द वाइब्रेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये आपके मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं। तो इस तरह से डॉट एंड क्रॉस, डॉट 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 डॉट, जीरो, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस होंगे। समझ पा रहे हो? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में फ्लो कर रही है, वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों वेव्स ट्रांसवर्स वेव है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेव की वेव भी ट्रांसवर्स वेव है और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव है वो भी ट्रांसवर्स वेव है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड दीज वेव्स ट्रेवल इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। क्लियर? इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है? तो दोनों वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फ्लो कर रही हैं और दोनों की वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है, ठीक है? इनमें फेज डिफरेंस कुछ नहीं होगा। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो रही है उसी समय, उसी पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो होगी। जिस समय मैग्नेटिक फील्ड अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगी उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगी। तो आप जानते हो फेज डिफरेंस, ठीक? तो फेज डिफरेंस कोई नहीं होगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्व है उसको B = B नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स से शो करता हूं, तो व्हाट इज दिस? दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। This is the value of magnetic field at a particular time t and at a particular distance x। मतलब particular distance पे particular time, मान लीजिए इस x की distance पे हम इस x की point पे हम यहाँ पे magnetic field को observe करना चाहते हैं एक particular time पे, तो this is that magnetic field। क्लियर? एक particular time पे एक particular position पे जो magnetic field होगी that is B = B नॉट sin omega t minus kx। ये माइनस साइन हमें ये शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, ठीक है? आगे बात करते हैं। वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड के इज द कांस्टेंट, वेयर बी नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन। क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट इज E will be equal to E naught sin omega t minus kx, clear? Where this E is what? It is the magnitude of electric field at a general time t and at a general position x। मतलब जनरल टाइम t पे किसी जनरल पोजीशन x पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमें ये दे देगा, ठीक है? यहाँ माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव है वो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों एक्सप्रेशन वेव के एक्सप्रेशन है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, y = a sin omega t minus kx की तरह, ठीक है? आगे बात करते हैं। द कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
विच कैन प्रोपगेट थ्रू एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाती है, ठीक है। इनको मिला दिया जाए तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएगी, यहाँ पे लाइटनिंग इफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, विच कैन प्रोपगेट थ्रू एम्प्टी स्पेस, जो कि एम्प्टी स्पेस यानी कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कैन प्रोपगेट थ्रू एम्प्टी स्पेस। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। और वी कैन से द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि भाई इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग होंगी, साइनसॉइडली वेरी करेंगी टाइम के साथ। दूसरी चीज, ये दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के, ठीक है। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि दोनों वेव एक ही डायरेक्शन प्रोपगेट करेंगे और वही डायरेक्शन होगी प्रोपगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन, और वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी वो भी परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन के, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के, ठीक है। तो ये तीनों चीज परपेंडिकुलर होंगी, क्या क्या? ऑसिलेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वी कैन से द स्पीड ऑफ लाइट कैन बी रिटन एज 1/√ε0 mu naught, clear, where ε0 is the permittivity of free space and mu naught is the permeability of the free space, ठीक है। आप जानते हो कि 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट 9 × 10⁹ यूनिट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। आप ये भी जानते हो 4π/μ0 की जो वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट 10⁻⁷, क्लियर, ओके। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें देन यू विल गेट द स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट ले लेंगे तो दिस विल बी 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट दैट वी हैव टू नो, क्लियर। तो एक एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीज टू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसेप्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम क्या जानते हैं कि भाई E = E0 sin ωt - kx, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है। ये एक्स हमें ये बता रहा है कि ये वेव पॉजिटिव ये एक्स एक्सिस में मूव करेगी, और ये माइनस साइन ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करेगी, ठीक है। दूसरी चीज B = B0 sin ωt - kx, ठीक है। तो ये चीज हमें बता रही कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। ये एक्सप्रेशन सेम है। तीसरी चीज हमें ये पता चल रही कि जो फेज है मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम है। इसका मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी तभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, दोनों सेम फेज में होंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि भाई वेव अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है आई कैप में, वेव अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है आई कैप में, तो आप ये समझ जाओ कि भाई आई जे के आप जानते हो I × J = K, I × J = K, और वी कैन से J × K = J × K = I, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जो वेव की डायरेक्शन है फ्लो की, मतलब जो वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन की डायरेक्शन, ये तीनों परपेंडिकुलर होंगी। वो भी इस तरह से होंगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन की डायरेक्शन है क्रॉस जो C है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, ये क्या है? ये B नहीं है, ये वाइब्रेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस, मैं यहाँ से वेक्टर हटा रहा हूँ क्योंकि ये एक वेक्टर साइन नहीं है, B × C = E होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और वी कैन से दैट दिस C स्पीड ऑफ लाइट =
E by B. So this can be written as E naught by B naught. ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस एक्सप्रेशन से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, ठीक है। सपोज अगर हमारी लाइट जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है, मतलब C इज इक्वल टू आई कैप, ठीक है, C इज इक्वल टू आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है J कैप, ठीक है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड आपको J कैप दी गई है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके ऑसिलेशंस, J कैप का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ऑसिलेशंस हैं वो y एक्सिस में है। J कैप अगर मैं यहाँ एक लगा दूं, इसका मतलब जो इसके ऑसिलेशंस होंगे वो y एक्सिस में होंगे, ठीक है। ये चीज समझ पा रहे हो? ठीक उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि भाई आपकी मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस किस डायरेक्शन में होंगे, ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस किस डायरेक्शन में होंगे, तो आप बताओगे कि भाई k कैप क्रॉस I cap is equals to J cap. It means if the electric field's oscillation is in J cap and speed of light is in I cap, then the oscillations of magnetic field will be in K cap direction. मतलब B cross C is equals to E, ये आपको याद रखना है। यहीं से आप C speed of light निकाल सकते हो by dividing the amplitude of electric field and magnetic field, and you can find the direction of light from here also. Clear? You can find the direction of light, or we can say the direction of speed of light, और द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है हमारा, ठीक है। चलिए अब हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट सपोज दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 120 न्यूटन पर कूलम, ये यूनिट तो हम जानते ही हैं, एंड दैट इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगाहर्ट्ज, ये आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्लियर, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक। Now you have to find B naught, means amplitude of magnetic field, and that can be found by simply C is equals to E naught by B naught. तो यहाँ से आप निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। ओमेगा फाइंड करने को कहा गया है, ओमेगा भी आप फाइंड कर सकते हो, दिस विल बी 2 पाई बाय T, T is the time period, so time period is the reciprocal of frequency, so this will be 2 पाई into nu. आप याद रखिएगा न्यू जो है ये इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है, so you have to put 2 पाई into 50 into 10 to the power 6 here, okay. So this will be your angular frequency. Now for k you will have k is equals to omega by k is equals to speed of light, clear। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा कि ओमेगा यहाँ से कांस्टेंट ले लो, जो भी x का कोएफिशिएंट है, रेसिप्रोकल ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x will be your velocity. तो ओमेगा by k is equals to c, यहाँ से आप k निकाल सकते हो क्योंकि ओमेगा पता चल चुका है। Now you can find lambda because k is equals to 2 pi by lambda. तो इन सबके आंसर्स फाइंड आउट कीजिए और बताइए मुझे क्या आ रहे हैं, ठीक है। देन आफ्टर इट यू हैव टू मैच इट, क्लियर। सो स्टूडेंट्स दीज आर द आंसर्स ऑफ ईच पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बी नॉट आपका टेस्ला यूनिट में आएगा, ओमेगा आपका रेडियन पर सेकेंड की यूनिट में आएगा, के आपका रेडियन पर मीटर की यूनिट में आएगा, क्लियर। नाउ दिस लैम्डा आपका 6 मीटर की यूनिट में आएगा, ठीक है। तो आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर यू, ठीक है। के की यूनिट हम यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज रेडियन पर सेकेंड ओमेगा एंड दिस इज मीटर पर सेकेंड, क्लियर। सो सेकेंड विल बी कैंसल आउट, दिस विल बी रेडियन पर मीटर, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अवर सेकेंड न्यूमेरिकल। सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave, here is I cap, clear, I cap is also given in the question, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है ना। अब आपको बताना क्या क्या है, समझते हैं। What is the direction of propagation of wave, ठीक है, वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन क्या है। तो आप देख रहे हो कि जो वेव है ये y एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, और y एक्सिस में भी क्योंकि ये kx ky प्लस ओमेगा टी टाइप का लिखा हुआ है, याद है जब kx माइनस ओमेगा टी लिखा होता है, फिर ओमेगा टी माइनस kx लिखा होता है, जब बीच में माइनस का साइन होता है तो वेव जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाती है, लेकिन अगर kx प्लस ओमेगा टी या फिर ओमेगा टी प्लस kx लिखा हो तो वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव करती है। उसी तरह से इस बार वेव y एक्सिस में ट्रेवल कर रही है और यहाँ बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब वेव नेगेटिव y एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, मींस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन विल बी ऑफ माइनस j कैप, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड लैम्डा, न्यू एंड b नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का E नॉट आपको ये दे रखा है, ठीक है। B नॉट आप फाइंड कर सकते हो कहाँ से, B नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, C बाय
ई नॉट, क्लियर। एंड यू कैन फाइंड दिस लैम्डा 2, लैम्डा भी आप फाइंड कर सकते हो कहाँ से, ये के आपको दे रखा है एंड के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। के की वैल्यू एज इट इज पुट कर दोगे, यू विल गेट लैम्डा, ओके। देन यू कैन फाइंड न्यू, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, ठीक है, और यू कैन से कि यहाँ से आपको ओमेगा पता है, तो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू दिस, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, और टी को हम न्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप ये फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो फाइंड दीज रिजल्ट्स, दीज लैम्डा, न्यू एंड बी नॉट, एंड देन यू हैव टू मैच इट, क्लियर। फाइंड कीजिए और फिर आपको मैच करना रिजल्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इतना पार्ट कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल था, सिंपल फॉर्मूले यूज करने आपको। लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 3.5 मीटर आ रही है, ठीक है, एंड न्यू की मीन्स फ्रीक्वेंसी आपकी 0.86 मेगाहर्ट्ज आ रही है, क्लियर, एंड बी नॉट इज 10 नैनो टेस्ला, 10 नैनो टेस्ला, क्लियर। बी नॉट आप यहाँ से निकाल सकते हो सिंपली, सॉरी दिस इज द रिवर्स फॉर्मूला, दिस विल बी E naught by C, clear? So E naught is given to us 3.1 and C is simply 3 into 10 to the power minus 10 to the power 8 meter per second, clear? Now write an expression for magnetic field part of the wave. अब हमें magnetic field का पूरा expression लिखना है, जिस तरह से ये electric field का expression दिया गया है उसी तरह से हमें magnetic field का expression लिखना है. So student just pause the video, try it by yourself, then you have to see the solution, clear? चलिए, तो students I hope कि आपने magnetic field का expression लिख लिया होगा. तो आप जानते हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन फेज होगी विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये कॉस के टर्म में एक्सप्रेशन लिखा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, कॉस में भी जो वेरिएशन होता है वो साइनोसॉइडल होता है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। आप समझ रहे हो कि यहाँ पे फेज डिफरेंस जो है, यहाँ पे साइन के टर्म में इसे लिखोगे तो प्लस में π/2 आ जाएगा, ये चीजें आप समझ रहे हो, या फिर माइनस में π/2 आ जाएगा वीकेंड से, ठीक है, तो वो मैथमेटिक्स से हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन है वो कॉस के टर्म में दिया है तो इसे एज इट इज रहने देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो भी कॉस के टर्म में आ जाएगा, बी नॉट आप निकाल चुके हो, तो हियर इट विल बी कॉस ओमेगा टी प्लस के वाई सिंपली, ठीक है, प्लस के वाई, ठीक। ये बता रहा है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है वो वाई एक्सिस में है, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, ऑसिलेशन वाई एक्सिस में नहीं है। ऑसिलेशन किस एक्सिस में होंगे ये तो हम यहां से निकालेंगे, सी क्रॉस सॉरी बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ई से, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ई से हम निकालेंगे कि ऑसिलेशंस मैग्नेटिक फील्ड की किस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये अभी हम नहीं निकाल सकते हैं, अभी हम निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें बताना है कि भाई एक्सप्रेशन क्या है। तो एक्सप्रेशन तो ये हो जाएगा बी नॉट कॉस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, यहाँ पे वाई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी आपकी वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, ऑसिलेशंस किस एक्सिस में हो रहे हैं ये वाई नहीं बताता है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने बताया कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रही है, लेकिन ऑसिलेशंस किस डायरेक्शन में इसकी बात अभी नहीं करी, ठीक है। ऑसिलेशंस किस डायरेक्शन में है ये हमें यहां से पता चलेगा, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका मतलब ये है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, लेकिन इसके ऑसिलेशंस किस डायरेक्शन में वो हमें यहां से पता चलेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आई कैप में ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, और आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो माइनस जे कैप में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो किस डायरेक्शन में कर रही है, माइनस जे की डायरेक्शन में, तो स्पीड ऑफ लाइट भी माइनस जे की डायरेक्शन में फ्लो करेगी भाई, ठीक है, ट्रेवल करेगी। तो स्पीड ऑफ लाइट माइनस जे, दिस इज आई कैप, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो बी क्रॉस माइनस जे विल बी इक्वल टू आई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ के रखते हैं तो आपको पता है आई जे के, दिस इज सिंपली I क्रॉस J इज इक्वल टू के, J क्रॉस K इज इक्वल टू I, एंड J क्रॉस K इज इक्वल टू I होता है, J क्रॉस K इज इक्वल टू I, हमें I चाहिए, तो अगर यहाँ माइनस J होगा सो देयर इट विल बी हियर माइनस K, सो माइनस K क्रॉस माइनस K कैप क्रॉस माइनस J कैप विल बी इक्वल टू I कैप, आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक बार फिर से करते हैं, देखिए J कैप, एक बार फिर से करते हैं, J कैप क्रॉस K कैप इज I कैप, J कैप क्रॉस K कैप इज I कैप। अगर यहाँ पे क्या रखें कि हम I कैप हमें रिजल्ट मिल जाए, ठीक, यही तो क्वेश्चन है। तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं, सपोज यहाँ मैंने K कैप रखा, यहाँ चलिए माइनस K कैप रखा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, K कैप क्रॉस J कैप क्या है, K कैप क्रॉस J कैप माइनस I कैप होता है, तो माइनस K कैप हम नहीं रखते, तो वी हैव टू पुट हियर K कैप, तो K कैप क्रॉस माइनस J कैप
k कैप क्रॉस माइनस j कैप इज सिंपली i कैप। आप देख सकते हो k क्रॉस j करो, ये माइनस बाहर ले आओ, ठीक है, k क्रॉस j करोगे माइनस i मिलेगा, माइनस बाहर भी है, दैट विल बी i कैप, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन होगा वो k कैप में होगा। सो आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर, यू हैव टू जस्ट रिप्लेस ओमेगा एंड k here, you have to just replace omega and k, ठीक है। ओमेगा t प्लस k y इज देयर, ठीक है। प्लस का साइन ये शो कर रहा है कि जो ऑसिलेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो c है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, वो माइनस j कैप में है बस, ठीक है, माइनस j कैप, क्योंकि फ्लो तो y एक्सिस में है और प्लस साइन ये शो कर रहा है कि नेगेटिव y एक्सिस में है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड हियर, ठीक। याद है जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो आपका फेज है वो आपको बताएगा कि किस एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है। दूसरी चीज, यही फेज आपको ये बताएगा कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में कि पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है। तीसरी चीज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो बाहर लगा हुआ वेक्टर, वो बाहर लगा हुआ यूनिट वेक्टर आपको बताएगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू नोट डाउन क्लियरली, एंड देन नाउ we are moving to our next concept, that is the displacement current, Maxwell displacement current. Okay student, now let us talk about the Maxwell displacement current. तो Maxwell displacement current या फिर ये कहें कि displacement current जो कि वजह है एम्पियर सर्किट लॉ को इनकम्प्लीट बताने की, ठीक है। क्यों एम्पियर सर्किट लॉ इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि भाई ये एम्पियर सर्किट लॉ था क्या। तो एक क्लोज वायर है, एक वायर है हमारे पास, ठीक है। उस वायर के अबाउट, उस वायर में करंट होगा, तो इस वायर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और अगर हमने एक इमेजिनरी लूप कंसिडर कर लिया अक्रॉस वायर, एक इमेजिनरी लूप कंसिडर कर लिया, तो इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रल होगा, सो द लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस दिस लूप विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू इट। सपोज देयर इज अ लूप, इमेजिनरी लूप, और इस लूप से करंट आई बाहर आ रही थी, ठीक है। आई करंट इस लूप से बाहर की तरफ आ रही है, तो हमने क्या करा, हमको इसमें एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है। तो B डॉट डी एल विल बी इक्वल टू, B डॉट डी एल का लीनियर इंटीग्रल विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू इट, म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू इट। क्लियर। तो ये आई करंट क्या है, जो कि इस लूप से बाहर आ रही है, ठीक है। हम जो डीएल वेक्टर ले रहे हैं वो इस तरह से ले रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, ठीक। So thumb indicates the direction of positive current, ये हमें पता है, clear? Now this is the current coming out of the loop, ठीक। अब ये जो आपका एम्पियर सर्किट लॉ है ये क्यों इनकम्प्लीट है, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो देखिए इसको इस तरह समझिए कि यहाँ पे ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें दो कैपेसिटर की प्लेट्स लगी हुई हैं, दो कैपेसिटर की प्लेट्स लगी हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सर्किट है इस बार ये यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है, समझ लो। ये जो सर्किट है ये यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है। अगर इनिशियली यहाँ पे एक स्विच लगा के रखा था जो कि ओपन था, ठीक, तो पूरे सर्किट में कहीं कोई करंट नहीं है, कैपेसिटर बिल्कुल चार्ज नहीं है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस स्विच को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, और हम एक इमेजिनरी लूप यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो हियर इज द इमेजिनरी लूप, क्लियर। एक इमेजिनरी लूप हम यहाँ कंसिडर करेंगे और दूसरा इमेजिनरी लूप हम यहाँ कैपेसिटर के बीच में कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, अब दोनों लूप में, ये जो आपका लूप 1 है और ये जो लूप 2 है, इन दोनों लूप्स में हम एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो जैसा कि यहाँ पे करंट आ रही होगी, करंट कुछ आई है मान लो जनरल टाइम में, ठीक है। करंट अभी इंक्रीज है क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, करंट इंक्रीजिंग होगी, क्लियर। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे तो जो B डॉट डी एल है, यहाँ पे B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ B डॉट डी एल का लीनियर इंटीग्रल जो है वो म्यू नॉट टाइम्स आई हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर हम अंदर बात करें कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, तो यहाँ पे तो कोई करंट नहीं है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है। लेकिन तो फिर यहाँ हम एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलेंगे, क्या ये बोलेंगे B डॉट डी एल विल बी इक्वल टू 0? क्या ये बोलना सही रहेगा कि यहाँ पे इस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी? आप खुद सोचिए, खुद सोच सकते हैं आप, आराम से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, ठीक।
तो यहाँ पे जैसा कि स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि टाइम के साथ वेरी कर रही है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि टाइम के साथ वेरी कर रही है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाती है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि भाई ये देखो, यहाँ पे जो आपका ये जो लूप है, इस लूप को अगर आप पी पॉइंट के पास लेके आ रहे हो और इस लूप को भी आप पी पॉइंट के पास लेके आ रहे हो, तो जब इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो बहुत बहुत स्मॉल होगी, सपोज dx की डिस्टेंस होगी, तो उस समय जो b डॉट dl होगा इसके अक्रॉस और जो b डॉट dl होगा इसके अक्रॉस वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, ठीक है। लेकिन इसका तो आप जीरो बता रहे हो, तो इसका जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब देयर विल बी एनी सम करंट, देयर विल बी सम करंट थ्रेडिंग थ्रू दिस, क्लियर। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे कोई करंट तो है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस सर्किट हो चुका है, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो क्यों इनकम्प्लीट है? बिकॉज इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन द डिसकंटिन्यूअस सर्किट, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस सर्किट में इसको हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हम इसे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें इस एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाइड करने की जरूरत है, ठीक है। इस एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करने की जरूरत है। यहाँ पे b डॉट dl इस लूप के लिए जीरो नहीं होगा, हमें पता है। तो इस वजह से म्यू नॉट I तो यहाँ है नहीं, I तो जीरो है, हमें दिख रहा है। तो इस वजह से हमें कोई टर्म इसमें और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि नॉन जीरो होगा कैपेसिटर के बीच में जब हम बात करेंगे तब, ठीक है। तो वो कौन सा टर्म होगा? तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे करंट तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगी, देयर शुड बी अ डिस्प्लेसमेंट करंट ID, ठीक है। देयर शुड बी अ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, जो कि क्यों होगी, विच इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से b डॉट dl का लीनियर इंटीग्रल जीरो नहीं होगा, ठीक। इस वजह से हमने कहा कि यहाँ पे एक करंट है जो कि इस करंट की डायरेक्शन में होगी I, दिस इज द सर्किटल करंट, दिस इज सर्किट करंट एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। हमने इस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दे दिया, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी सिंपली व्हाट, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d phi e by dt, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d phi e by dt, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमने इस करंट को नाम दे दिया, इस करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने इस तरह से बताया, एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt, where epsilon naught is what, is the permittivity of free space, clear, and phi is what, phi is the electric flux in the region, and d phi is what, d phi e by dt is the rate of change of electric flux, ठीक है। d phi e by dt is the rate of change of electric flux, d phi, this phi e is the electric flux means simply electric field in the region into area, electric field in the region into area between the area of the plate of the capacitor, ठीक है, जिस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये आपका d phi e by dt फिर क्या हो जाएगा, d phi e by dt is simply what, d phi e by dt is simply equals to rate of change of इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ पा रहे हो? तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रहा है हमें यहाँ पे। क्या रिजल्ट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रही है इस रीजन में। इस ये जो लूप हमने लिया था, क्योंकि यहाँ पे ये b डॉट dl जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है। तो करंट कोई नहीं था यहाँ पे, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे करंट तो नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट होने की वजह से यहाँ पे म्यू नॉट ID का एक टर्म आ जाएगा, जिसकी वजह से जब हम कैपेसिटर की प्लेट के बीच की बात करेंगे तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, बट ये टर्म वहाँ पे रहेगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही होगी। हेंस दिस एक्सप्रेशन, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I C, this is the circuit current plus ID, this is the displacement current। और यही चीज जब हम
यही चीज जो है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट आपकी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ये जो एक्सप्रेशन बन चुका है, इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटरी लॉ। दिस इज व्हाट, दिस इज योर मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटरी लॉ। फिर से समझेंगे कि एम्पियर्स सर्किटरी लॉ हमारा एक डिसकंटिन्यूअस सर्किट में नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे जब कैपेसिटर के बीच की हमने बात करी तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी, जब हमने यहाँ पे एक लूप लिया कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो नहीं हुई। ठीक है, कैसे पता चला? जब हमने एक बाहर लूप लिया और एक अंदर लूप लिया और इनको हम पास लेते चले गए, ठीक है, तो जब ये दोनों बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे होंगे तो ऑलमोस्ट इन दोनों के केस के लिए बी डॉट डी एल की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो एक के लिए तो जीरो है, एक के लिए नॉन जीरो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जरूर एग्जिस्ट करेगी। ठीक, अब वो मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन यहाँ करंट नहीं है, तो करंट बी डॉट डी एल इक्वल्स टू मी नॉट आई सी, आई सी जीरो, दिस शुड बी जीरो बट दिस इज नॉट जीरो, हेंस we can say that there is some quantity in addition of this IC current. So what is that? This is the displacement current, and this displacement current is equals to epsilon naught times the rate of change of electric flux. ठीक है, और उसी displacement current की वजह से magnetic field induce हो गई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रही है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रही है। So this is your modified Ampere's circuitry law. This can be written as B dot dl का linear integral across a closed loop will be equals to mu naught times IC plus epsilon naught d phi e by dt. Clear? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इस एक्सप्रेशन का ये है कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड or we can say time varying electric field, we can say time varying electric field can produce magnetic field. समझ पा रहे हो? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? अभी तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि भाई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी अगर, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। अभी अभी हमने ये देखा कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। तो अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को जनरेट करते हुए चली जाएंगे, दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड होने लगेंगे। सो दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, आपने डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करी, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, देन वी विल टॉक अबाउट द मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटरी लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटरी लॉ। ठीक है, जो कि ये लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट हम कैसे निकाल सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, तरीका ये दिया गया है। ठीक है, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा, इंटू एप्सिलॉन नॉट इज ओवर डिस्प्लेसमेंट करंट प्लस आई सी इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू बी डॉट डी एल। क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द कंसेप्ट ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ठीक है, एंड द फिजिकल मीनिंग ऑफ दैट। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, ये मैक्सवेल इक्वेशंस की जरूरत हमें क्यों पड़ी, इनकी बात करेंगे और कैसे ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ रहे थे। ठीक है, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड को समझा, फिर हमने किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो सकती है इसको समझा। उसके बाद एट लास्ट इन द मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटरी लॉ वी टॉक्ड अबाउट द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी, और वी कैन से अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड can produce a time varying electric field, और time varying electric field can also produce time varying magnetic field। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करती हैं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कैसे रिलेटेड है इसकी बात करी मैक्सवेल्स ने, और यहीं से कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड होंगी। अगर ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वहां पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है अगर रीजन में तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर इंड्यूस्ड होगी। ठीक है, तो यही बात करने वाले हैं हम मैक्सवेल्स इक्वेशन में। तो दिस इज
एक्चुअली मैक्सवेल ने कोई अलग से इक्वेशन नहीं दिए, इन्होंने 4 अलग अलग इक्वेशन को कंबाइन कर दिया है, जो ऑलरेडी कुछ फिजिशियंस दे चुके थे हमें, ठीक है, जो ऑलरेडी लोग हमें दे चुके थे। फॉर एग्जांपल गॉसियन ने हमें दी गॉस लॉ, ठीक है, फिर हमें गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फैराडे ने इक्वेशन दी, ठीक, और मॉडिफाइड एम्पिरिकल लॉ। इन 4 इक्वेशंस को जब मैक्सवेल ने कंबाइन कर दिया, ठीक है, जब इन चारों इक्वेशन को मैक्सवेल ने कंबाइन कर दिया तो उन्हें रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पता चला। हेंस दीज इक्वेशंस आर नोन एज मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशंस हैं ये। पहली इक्वेशन से आपकी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, दिस इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्लियर, मतलब E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, गॉस लॉ की मैंने अच्छे से बात करी हुई है, ठीक है। आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल होगा किसी क्लोज सरफेस से, दिस विल बी इक्वल टू द चार्ज इंक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पहला लॉ है, ठीक है। मतलब अगर सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो नेट फ्लक्स जो होगा सरफेस से दैट विल बी 0, ठीक। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी ये सब मैंने बताई हैं, सब मैंने डिस्कस करी हैं अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ दिस क्लोज सरफेस, ठीक है। सिमिलरली दिस इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, दिस इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये आपका हो गया गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये आपको क्या बता रहा है कि B डॉट डी एस, देखिए ये एक्सप्रेशन एकदम ऐसा ही है, और वी कैन राइट हियर Q मैग्नेटिक चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैग्नेटिक चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह हम 1 बाय म्यू नॉट लिखेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इनटू Q मैग्नेटिक चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक। लेकिन आप जानते हो कि मैग्नेटिक चार्ज जो है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक चार्ज यूनिक कभी नहीं हो सकता, ठीक। नॉर्थ पोल साउथ पोल के साथ ये अटैच होगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल के साथ अटैच होगा, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब अगर नेट चार्ज की हम बात करें इनसाइड द लूप, इनसाइड दिस क्लोज सरफेस, then it will be always 0. If we are talking about the magnetic charge inside this closed surface, then it will be always equals to 0. Hence this expression will be equals to 0. So this is the Gauss law of magnetism, ठीक है। ये आप जानते हो, this is the Faraday law of electromagnetic induction, ठीक, क्या, that the induced electric field, this is the induced electric field, or we can say this whole as induced EMF, ठीक है। आप जानते हो कि EMF क्या होता है आपका, EMF इज इक्वल टू DE बाय DL माइनस D इलेक्ट्रिक फील्ड बाय DL, ये आप जानते हो, ठीक है। और वी कैन से दैट this electric field will be equals to what, माइनस DV बाय DL। ये एक्सप्रेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये एक्सप्रेशन हमने देखा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसी को यहाँ यूज करेंगे, dV इक्वल्स टू E डॉट DL हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज E सिंपली, ठीक है। सो E डॉट DL विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ DV, ठीक है। ये भी आप जानते हो, यहाँ पे हम वेक्टर का साइन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अगर इसको मैं लीनियरली इंटीग्रेट कर दूं, दिस कैन बी रिटन एज लीनियर इंटीग्रेशन, दिस विल बी अवर डेल्टा V। नेगेटिव पॉजिटिव अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि डेल्टा V विल बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL। लेकिन अगर क्लोज लूप की हम बात करेंगे तो दिस विल बी योर इंड्यूस्ड EMF, क्लियर। दिस इज व्हाट, दिस इज योर इंड्यूस्ड EMF ऑफ फैराडे, ठीक। ये कुछ नहीं है, एक क्लोज लूप है। इस क्लोज लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, तो आप जानते हो इसमें एक इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा, जो कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मींस इंड्यूस्ड EMF विल बी इंड्यूस्ड लाइक दिस, क्लियर। अब ये जो इंड्यूस्ड EMF हो रहा है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड हो रही है दैट इज E, सो इंड्यूस्ड EMF विल बी इक्वल्स टू E इनटू लीनियर इंटीग्रल ऑफ दिस लूप। अगर ये इंड्यूस्ड EMF कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, द इंटीग्रेशन ऑफ DL into phi, the integration of this DL, closed integral of this DL
will be, this is not phi, this is the linear integral, length integral. Clear? So the linear integral of dl will be 2 pi r, the length of the loop. Okay. Now, so this is your induced EMF. Okay, and this is the rate of change of magnetic flux. So this is Faraday law of electromagnetic induction. This is Faraday law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, ये आप जानते हो. और ये क्या है? ये लॉ आपको ये बता रहा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है. ठीक है, और फिर हम बात कर रहे हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ की. मॉडिफाइड ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक है, दिस इज योर मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ. ये बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है. ठीक, तो ये दो लॉ जो हैं ये एक दूसरे को जनरेट कर रहे हैं. मतलब मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी. तो ये दोनों लॉ ही बता रहे हैं हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में. और ये दोनों लॉ हमें बता रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट एक ही तरह से एक ही लॉ को फॉलो करती हैं. ठीक है, सो दीज आर द कंसेप्ट बिहाइंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, इन सबको याद कर लीजिए, ये आपको पता होनी चाहिए. बोर्ड के एक्सपेक्ट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई में भी पूछे जाते हैं. व्हाट आर द फोर लॉ ऑफ मैक्सवेल, व्हाट आर द फोर इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल. ठीक है, तो ये इक्वेशंस हैं, इनको याद रखिए. पहली गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है. सो स्पेक्ट्रम इज द अरेंजमेंट, स्पेक्ट्रम इज व्हाट? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ. ठीक है, तो जब हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग या फिर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जब हम वेव्स को अरेंज कर देते हैं, ठीक है, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इस तरह से अगर हम अरेंज कर देते हैं, देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ होती है ये आप समझ पा रहे हो, 10⁻⁻15 से लेके 10⁻6 और इससे ज्यादा भी हो सकती है. ठीक है, तो 10⁻⁻15 मीटर, दिस इज इन मीटर. ठीक है, वेवलेंथ इन मीटर. और ये राइट साइड जैसे हम मूव कर रहे हैं ये वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है. तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इफ wavelength increases, frequency decreases, and energy associated, this E is what? This is the energy associated with electromagnetic wave. This, if wavelength increases, frequency decreases, and energy associated with electromagnetic wave will decrease. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि जो energy associated with electromagnetic wave होती है, this is h nu. What is this h? This is the Planck's constant. ये आप आगे पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में. ठीक है, h is the Planck constant and nu is what? This is the frequency associated with one photon. Actually the electromagnetic wave is a wave. ठीक, but it also has particle nature. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है ये एक वेव का नेचर भी फॉलो करती है और एक पार्टिकल का नेचर भी फॉलो करती है. तो जब ये वेव का नेचर फॉलो कर रही है तो हम बोल रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और इसकी वेवलेंथ लैम्डा है. लेकिन जब ये हम बोलते हैं कि ये वेव जो है ये वेव नहीं, ये एक पार्टिकल है, लाइट एक वेव नहीं एक पार्टिकल है जो कि नंबर ऑफ फोटॉन से मिलकर बनी है. व्हाट इज फोटॉन? फोटॉन्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स एक एनर्जी के पैकेट्स हैं. ठीक है, हर पैकेट की एक पर्टिकुलर एनर्जी है. एक पैकेट की जो एनर्जी है दैट इज h इंटू न्यू. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वन पैकेट ऑफ एनर्जी. ठीक है, अगर आपको रेडिएशन पता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी पता है, तो आप बता दोगे कि एक पैकेट में कितनी एनर्जी है, एक फोटोन में कितनी एनर्जी है. ठीक है, h कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है. दिस इज 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. क्लियर, यूनिट हम यहीं से निकाल सकते हैं इस h की, -34. क्लियर, सो दिस इज अवर h एंड from here we can have the energy of one photon. तो स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हो कि अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी और वेवलेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो. ठीक है,
तो स्टूडेंट्स वेवलेंथ इंक्रीज करती हुई जा रही है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि जैसे जैसे हम राइटवर्ड मूव करेंगे अपनी एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती हुई चली जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। क्लियर? एज वी ऑल नो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। c कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कांस्टेंट होती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी अगर लैम्डा बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो देख पा रहे हो -15 से लेके 10 टू पावर -15, 10 से लेके 10 टू पावर -12 और वी कैन से 10 टू पावर -10 तक ये आपकी गामा रेज होती हैं। द मोस्ट एनर्जेटिक रेज आर गामा रेज। ठीक है, आफ्टर दैट आपकी एक्स रेज आती हैं, फिर उसके बाद आपकी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी हैव विजिबल रीजन। क्लियर? दिस इज द विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विजिबल रीजन। आप जानते हो विजिबल रीजन कौन सा होता है? जहां पे 7 कलर्स हमें मिलते हैं, विबग्योर वाला अरेंजमेंट आपको मिलता है, प्रिज्म वाला अरेंजमेंट, वो आपका विजिबल रीजन वाला अरेंजमेंट होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप देख सकते हो। ठीक है, तो विबग्योर यहां पे स्टार्ट होगा, तो अल्ट्रावायलेट के पास वायलेट होगा, दिस इज विबग्योर। ठीक है, और रेड जहां खत्म होगा वहां से इंफ्रारेड स्टार्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इस तरह से इसकी जो रेडिएशंस होती हैं ये 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं। इसकी जो वेवलेंथ होती है 3800 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। विजिबल रीजन है ये। दिस इज योर इंफ्रारेड रीजन एंड देन देयर इज हीट रेडिएशंस इन विच वी हैव माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। क्लियर? और फिर हमारी पावर वेव आ जाती है जिनकी एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम है आपका। ठीक, अगर इस रीजन में हम बात करें तो गामा रेज होंगी, इस रीजन में यहां से बात करें यहां तक तो एक्स रेज होंगी, ये अल्ट्रावायलेट रेज का रीजन है, ये विजिबल रेंज का रीजन है, ये इंफ्रारेड का रीजन है, ये माइक्रोवेव्स का रीजन हो गया, दिस इज द रीजन ऑफ रेडियो वेव्स, दिस इज द रीजन ऑफ पावर वेव्स। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा। ठीक है, एक अरेंजमेंट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। आपको पहले मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी एनर्जी डेंसिटी देख लो, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी एनर्जी डेंसिटी देख लो, और फिर दोनों को कंबाइन कर दो, तो दैट विल बी द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। आप जानते हो कि जब रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है, मींस द एनर्जी डेंसिटी related to our electric field will be equals to, आपने पढ़ा है कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो एनर्जी डेंसिटी होती है दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट विल बी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आई होप these things are very much clear to you। ठीक है, चलिए, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड होगी दैट विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, लेट इट टू बी कैपिटल ई नॉट, ओके, फॉर द लेस कंफ्यूजन। ओके, सो दिस इज एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करेंगे दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस की वजह से है। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड एनर्जी की डेंसिटी देखेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे। सो द एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, मींस कैपिटल ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, here is okay। so I hope this thing is very much clear। now we have to find the average। देखिए, ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये वेरी कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, तो हमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी चाहिए। so the average energy density of the energy stored in the electric field will be u by v electric field
average. So this will be what? Half epsilon naught E naught square and the average of this sin square थीटा. sin स्क्वायर थीटा का जो एवरेज होता है स्टूडेंट्स वो कितना होता है? हमें इसका एवरेज चाहिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वी कैन से. समझ पा रहे हो? हमें इसका एवरेज चाहिए एक इंटरवल में. तो एवरेज जो होता है ये साइन के टर्म का, ये आप जानते हो, फ्रॉम 0 टू पाई. अगर इसका एवरेज आप 0 से पाई के बीच में निकालोगे तो आप जानते हो इसका एवरेज जो है ये 1/2 के बराबर आता है, ठीक है. और अगर आप इसका एवरेज 0 से 2 पाई भी निकालते हो तो दिस विल बी अगेन 1/2, ठीक, ये हम जानते हैं. तो इस रिजल्ट को मैं डायरेक्ट यहाँ यूज करने वाला हूँ. सो द एवरेज ऑफ दिस साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स टर्म इज सिंपली व्हाट? 0 to 2 पाई. आप इसे निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो, ठीक है. हम इसका एवरेज निकालना चाहते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, चलिए, ठीक है. तो इसका इंटीग्रेशन आप 0 से 2 पाई करोगे, ठीक है. टाइम पीरियड 0 से कैपिटल T टाइम पीरियड में एक इंटीग्रेशन करोगे और डिवाइड बाय कैपिटल T करोगे. इसका कंसेप्ट हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है. सो द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली 1/4 epsilon naught E naught square. Okay students, now after that what we have to do? We have to find the energy density of the energy stored in magnetic field. The energy density of the energy stored in magnetic field. चलिए अब उसे फाइंड करते हैं. So the energy stored, the energy density of the energy stored in magnetic field, this will be what? Half B naught B square by mu naught. ये आपको मैंने बताया था जब हमने इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है एज अ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी एनर्जी डेंसिटी हमने निकाली थी इन द केस ऑफ इंडक्टर. ये कैपेसिटर के केस में बात करा और इसकी बात हमने इंडक्टर के केस में करी हुई है. तो यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड को हम पुट करेंगे जो कि एसोसिएटेड है विद अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो दिस इज B naught square sin square omega t minus kx, it is okay, divided by mu naught. So I hope this thing is very much clear to you. Now let us find the average energy density. क्योंकि ये आप देख रहे हो टाइम के साथ वेरी कर रही है, x के साथ वेरी कर रही है, तो हमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी चाहिए that is related to our magnetic field. So what is that? This will be average energy density associated with magnetic field. So this will be 1/4 because the average of this sine square term is 1/2. So this will be 1/4 B naught square by mu naught. Okay students. So जो एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस. एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस. सो द टोटल एवरेज डेंसिटी, सो द नेट energy density of the energy stored in the electromagnetic wave is net energy density of the energy stored in electromagnetic wave is what? The sum of these two average energy density, means the sum of the energy density that is associated with electric field plus the average energy density that is associated with magnetic field. So this will be 1/4 mu naught 1/4 epsilon naught E naught square plus 1/4 B naught square by mu naught. Okay students, अब हमें एक चीज ये पता है कि हम E naught को लिख सकते हैं B naught डिवाइडेड बाय B naught इंटू C naught. सही बात है. हम E naught को लिख सकते हैं B naught इंटू C naught, और सॉरी कैपिटल E naught हियर इज, कैपिटल E naught को हम B naught इंटू C naught लिख सकते हैं, ठीक, और 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट को हम C naught C स्क्वायर लिख सकते हैं. C naught नहीं, C इज द स्पीड ऑफ लाइट, C स्क्वायर लिख सकते हैं. तो इन दोनों एक्सप्रेशन को हम अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे आप जानते हो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कैन बी रिटन एज B naught स्क्वायर इंटू C naught, ठीक है, एंड दिस एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज
1 by mu naught into c naught c square. Clear? So c square will be cancelled out, and this will be 1 by 4 b naught square plus mu naught plus 1 by 4 b naught square by mu naught. Okay student? So आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि द amount of average energy density of the energy stored in the electric field will be equal to the average energy density that is the energy stored in the magnetic field. दोनों में एनर्जी डेंसिटी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में. इसका मतलब ये है हाफ 1/4 epsilon naught E naught square will be just equals to 1/4 B naught square by mu naught. It means the average energy density of the energy stored in the electromagnetic wave will be equals to 1/2 B naught square by mu naught, or this will be equals to 1/2 E naught square by epsilon naught. Clear? So this is the amount of energy density. This is the energy density of the energy stored in the electromagnetic wave. This is the thing that you have to learn. This is the formula that you have to note down. Clear? ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ये चीज आपको पता है. क्लियर? किस तरीके से हमने प्रोसीड किया इस प्रॉब्लम को, ये आपको पता होना चाहिए. पहले हमने एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर हमने एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड निकाली, फिर दोनों को ऐड कर दिया, फिर इस एक्सप्रेशन को यूज किया, फिर हमें पता चला कि जो एनर्जी स्टोर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो इसके बराबर है. ठीक है? सो दिस इज द कंसेप्ट दैट यू हैव टू नोट डाउन. ओके सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है? तो इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है, दिस इज इट, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ अ वेव. फॉर एग्जांपल ये एरिया है आपका, ठीक है, और इस पर्टिकुलर एरिया से जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब लाइट जो है वो ट्रांसफर कर रही है, जिसकी स्पीड जो है वो c है. इस c स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर कर रही है. ठीक है? एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ our electromagnetic wave. We have to find this intensity. Clear? So intensity क्या हो जाएगी इस electromagnetic wave की, वो इस definition से आप देखोगे that the energy crossing per unit area per unit time. ठीक है? तो हमने माना कि डेल्टा टी टाइम में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से क्रॉस कर जाएगी वो कितनी लेंथ ट्रेवल करेगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट c है, तो कितनी लेंथ यहाँ से लाइट ट्रेवल कर जाएगी डेल्टा टी टाइम में. सो दिस विल बी c इंटू डेल्टा टी. तो इस एरिया से इतने वॉल्यूम की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर कर जाएगी डेल्टा टी टाइम में. ठीक है? सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉस्ड इन दिस डेल्टा टी टाइम थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया इज व्हाट? सो द एनर्जी डेंसिटी U by V, this is our energy density of the electromagnetic wave into volume. So the volume associated with this is A into C delta T. Volume is the volume of this cylinder. Clear? The cylinder. So इतनी एनर्जी आपकी क्रॉस कर रही है. So this is the amount of energy. This is the amount of energy crossing this particular area in time delta t. So the intensity is what? Our intensity is equals to amount of energy crossing per unit time. Amount of energy, capital U it is. Amount of energy crossing per unit time means delta t dividing by delta t per unit area. So this is what? This is our intensity. Clear? ये आपकी एनर्जी डेंसिटी है, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिखा है. इस U का मतलब एनर्जी और इस V का मतलब वॉल्यूम है. ठीक है? ये है आपकी टोटल एनर्जी. सो दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी. सो अवर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बिकम व्हाट? U by V. A और डेल्टा T कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो इनटू C. सो दिस विल बी हाफ epsilon naught into E naught square into C. So this is the formula. This is the basic formula of intensity of electromagnetic wave. So from here, this concept is finished. This lesson is finished. This unit is finished. ठीक है? तो कोई भी समस्या नहीं हुई होगी. I hope so. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में कवर हो चुका, क्योंकि छोटा सा चैप्टर था, और पीछे जो मैग्नेटिज्म के चैप्टर्स थे, आई होप कि वो सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द मैग्नेटिज्म मैकेनिक्स. सॉरी. ठीक है?